एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं लैंड रिसोर्सेज के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस रिसोर्स को सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स के कैटेगरी में माना जाता है। तो आइए इसके पीछे का कारण जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स सरवाइव करते हैं और तमाम तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। एनिमल्स आपको मिलेंगे चलते फिरते हुए, प्लांट्स मिलते हैं, प्लांट्स तो चलते फिरते नहीं है, लेकिन प्लांट्स भी जो है आपके इसी धरती पे, इसी लैंड पे ग्रो करते हैं। और तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, सेलिंग है, बाइंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर एक्चुअली परफॉर्म ऑन द लैंड। तो इसलिए इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज माना जाता है। इस लैंड रिसोर्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। आइए समझते हैं कि 3 कैटेगरीज क्या है। लैंड पे आपको माउंटेन देखने को मिलेगा। इस लैंड पे आपको आप देखेंगे कि कुछ ऐसी ज़मीन है जो थोड़ा ज़्यादा ऊंची उठी हुई ज़मीन है, जिससे हम लोग प्लेट्यू कहते हैं, और कुछ प्लेन है। तो ये तीनों का अलग अलग परसेंटेज है। प्लेन का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है 43%, और 27% आपको मिलेंगे प्लेट्यू, और 30% माउंटेन मिलेंगे। अब जो प्लेन है ये सबसे सूटेबल है कि यहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है, यहाँ पे ह्यूमन का सेटलमेंट भी इसलिए यहाँ पे ज़्यादा होता है, यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। माउंटेन की अगर बात की जाए तो पहाड़ जो है, आप जानते हो कि भारत में एक हिमालय पहाड़ है, उससे कई नदियाँ निकलती है। तो पहाड़ से नदियाँ निकलती है, नदियों का उद्गम स्रोत होता है वो। और साथ साथ में कुछ पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, जो टूरिस्ट प्लेस के तौर पे यूज़ होते हैं। और हम लोग अगर प्लेट्यू की बात करें तो प्लेट्यू में मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। प्लेट्यू में बहुत ज़्यादा मिनरल पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है, कहाँ है? तो झारखंड में। तो बहुत सारे मिनरल्स के लिए वो फेमस है। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग बात करेंगे लैंड यूटिलाइजेशन, यानी भारत में लैंड के यूजेस कैसे कैसे होता है। पहला यूज होता है फॉरेस्ट, जहाँ पे आपको जंगल मिलेंगे देखने को। दूसरा है एग्रीकल्चरल लैंड, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसी ज़मीन भी है जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में आती है, जहाँ पे खेती वगैरह नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बैरन लैंड कहते हैं। बैरन लैंड बंजर भूमि, जिसपे अब फसल उपजाऊ उपजती ही नहीं, क्योंकि वो ज़मीन में उपजाऊ जो होना चाहिए, जो फर्टिलिटी होनी चाहिए, वो ख़त्म हो चुकी है। सो दैट इज़ नॉट सुटेबल फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन। फिर आपका कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ ज़मीनें यूज़ होती है, बिल्डिंग्स है, रोड है, इंडस्ट्रीज़ है, ये सारा कुछ सेटअप कर दिया गया है। तो ये भी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड का ही एक एग्जाम्पल है। फिर कुछ ऐसी ज़मीन जिसे हम लोग ग्रेजिंग लैंड कहते हैं। ग्रेजिंग लैंड का मतलब जहाँ पे जानवर वगैरह चारा वरा अपना चरते हैं फिर चले आते हैं। एक टॉपिक है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स। क्रॉप्स ग्रुप्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कुछ ऐसी ज़मीन जो कल्टीवेबल तो है, खेती तो होती है, लेकिन इसको नेट सोन एरिया में ऐड नहीं किया जाता। मतलब झाड़ी वगैरह है, बांस वगैरह है, बम्बू वगैरह है। अब ये क्या नेट सोन एरिया क्या होता है, ये हम लोग आगे 1-2 पॉइंट के बाद उसको डिस्कस करेंगे। फिर एक टॉपिक होता है कि कुछ ऐसी ज़मीन जिसे हम लोग कहते हैं कल्टीवेबल वेस्टलैंड। अब ये कल्टीवेबल वेस्टलैंड का मतलब क्या हो? ऐसी ज़मीन एक ज़माने में जिसमें खेती होती थी, लेकिन बहुत दिनों तक उसे छोड़ दिया गया, तो अब वो सूटेबल नहीं है खेती के लिए। उससे हम लोग कल्टीवेबल वेस्टलैंड कहते हैं। कम से कम 5 साल तक के लिए उसमें खेती नहीं की गई। होता नहीं कि कोई भी चीज़ है उसको आप घर में रख दीजिए और उसको इस्तेमाल ना करें, और बहुत दिन बाद जब यूज़ करेंगे तो मुश्किल लगेगा आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही अब नामुमकिन सा लगेगा। अगला टॉपिक है फैलो लैंड, जिसे हम लोग कहते हैं परती भूमि। फैलो लैंड का मतलब परती भूमि, यानी जहाँ पे प्लो तो किया जाता है, जोता जाता है, लेकिन कोई भी चीज़ कल्टीवेशन नहीं किया जाता है। पिछली बार हम लोग बात किया था कि यहाँ पे तो ज़मीन को जो है नहीं खेती नहीं किया गया, जिसके कारण ये कल्टीवेबल वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो गया। फैलो लैंड ऐसी ज़मीन होती है जहाँ जानबूझकर खेती नहीं की जाती, इस ज़मीन को छोड़ दिया जाता है रिकवर होने के लिए। जैसे आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो एक दिन के लिए छुट्टी होती है संडे को, ताकि आपका माइंड रिकवर हो जाए, रिफ्रेश हो जाए। सेम उसी तरीके से आप रात में सोते हैं ताकि दिन भर जो एक्टिविटी का तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाए। सेम चीज़ यहाँ पे ज़मीन को भी छोड़ दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, ताकि उसकी फर्टिलिटी रीगेन हो जाए,
फिर वहाँ पे फसल उपजाया जाता है। वैसी ज़मीन को प्रतिभूमि या फैलो लैंड भी कहते हैं। और इसका एक और भी कारण होता है कि ज़्यादा फसल अगर उपजा ले किसान, तो सप्लाई अगर ज़्यादा हो डिमांड से, तो फिर प्राइस कम हो जाएगा, तो फार्मर्स को फिर लॉस सहना पड़ेगा। देखिए, इस टॉपिक को और आगे समझने से पहले इसमें हम लोगों ने लैंड का यूजेस समझ लिया। इसमें दो टर्म्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक का नाम है नेट सोन एरिया। क्या नाम है एक का? नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया उस एरिया को कहते हैं जिसमें खेती की जाती है। वैसा एरिया जिसमें खेती की जा रही है उसको हम नेट सोन एरिया कहेंगे। मान लीजिए बिहार एक बहुत बड़ा एरिया का है। बिहार में अगर मान लीजिए कि 200 हेक्टेयर या फिर कुछ 200 किलोमीटर एरिया पे या कुछ 200 बीघा ज़मीन पे खेती हो रही है, तो वो 200 बीघा जो ज़मीन पूरे बिहार में खेती हो रही है, मान लिया जाए, ऐसा नहीं हो रहा होगा, 200 बीघा जो ज़मीन पे खेती हो रही है, वो जो 200 बीघा जो ज़मीन हुई वो हो गई नेट सोन एरिया। समझ गए बात? एक और टॉपिक होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मतलब होता है वैसा एरिया जिसमें नेट सोन एरिया तो हम जोड़ेंगे ही, और साथ साथ में वैसी ज़मीन को भी जोड़ लेंगे जिसमें एक से ज़्यादा बार खेती की गई है। इसको ऐसे समझिए एग्जाम्पल के माध्यम से, दो ज़मीन है एक्स और वाई। वाई में एक बार खेती की गई है और एक्स में 2 बार खेती की गई। तो जब नेट सोन एरिया कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सिर्फ इससे मतलब होता है कि खेती की गई है या नहीं की गई है, फसल उपजाई गई है या नहीं की गई। तो हम लोगों ने काउंटिंग किया, फसल उपजाएगी एक्स में भी और वाई में भी, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा नेट सोन एरिया साल भर का। लेकिन अगर हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया निकालेंगे जिसे हम लोग जीसीए कहते हैं, तो उसमें नेट सोन एरिया भी कैलकुलेट होता है और साथ साथ में जिसमें डबल होगा वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो नेट सोन एरिया क्या आया, एक्स प्लस वाई। और आपको मैंने बताया था कि एक्स जो जमीन है इस पर 2 बार खेती की गई है, तो टोटल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, जिसमें एक से ज्यादा बार की जाएगी उसको भी ऐड किया जाता है। तो एक्स में 2 बार की गई तो 2x प्लस वाई, इसका आंसर आ जाएगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का। अगर मान लिया जाए कि वाई में भी 2 बार की जाती तो 2x प्लस 2y, ये आपका नेट सोन एरिया ना होके ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता, और नेट सोन एरिया x प्लस वाई ही होता। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे हम लोग बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन के बारे में। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब कि लैंड का वो जो लेवल है, वो जो क्वालिटी है वो डैमेज हो रहा है। नेचुरल फैक्टर भी है और कुछ हमारे जैसे इंसानों की, आप जैसे इंसानों की कुछ एक्टिविटीज़ भी है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो आइए जानते हैं ऐसा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसके कारण ज़मीन को नुकसान पहुंच रहा है और उसको हम कैसे बचा सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है डिफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ पौधे की आप कटाई कर रहे हैं। पेड़ पौधे कटाई करेंगे तो मिट्टी कमज़ोर हो जाती है वहाँ पर, की फिर अब बह के चली जाती है एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ फर्टिलिटी पे असर पड़ जाता है। एक डिफॉरेस्टेशन है। दूसरा जिसको कहते हैं ओवर ग्रेजिंग हो गया, आप एनिमल ले जाके पूरी ज़मीन को इतना ज़्यादा चरवा लिया कि अब उसमें कोई क्वालिटी ही नहीं बची, ओवर ग्रेजिंग हो रही है। तीसरा इरिगेशन, कहीं कहीं पे सिंचाई तो पानी डाला जाता है, इतना ज़्यादा डाल दिया जाता है कि ये बहुत नुकसान हो जाता है। जैसे पंजाब और हरियाणा की अगर बात की जाए तो वहाँ पे पानी जमा रहता है खेतों में, क्योंकि इरिगेशन ज़रूरत से ज़्यादा की जाती है। और आपने मुहावरा सुना होगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज़ की एक्सेस खराब होती है। तो ज़मीन पे असर पड़ जाएगा किस वजह से, ओवर इरिगेशन की वजह से उसकी मिट्टी पे असर पड़ जाता है, सैलिनिटी बढ़ जाती है, उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है। साथ साथ में माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है, लोग जो है खान का काम करते हैं और ज़मीन को फिर जो बाद में मैनेज कर देना चाहिए वैसा कुछ करते नहीं, छोड़ के चले जाते हैं, तो लैंड स्लाइड हो जाती है। ये सारा समस्या देखने को मिलता है। साथ साथ में आज के दौर में जो सबसे बड़ा जो लैंड पॉल्यूशन का जो कारण है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है। अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, चिमनी लगी हुई है, उससे में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही है उसका जो वेस्ट है वो कहीं ना कहीं ज़मीन पे लोग डंप कर देते हैं। अब जो ज़मीन में डंप किया जाता है वो ट्रीट तो किया नहीं जाता, उसका बहुत अच्छे से उसको पूरा वेल ट्रीट करके बाहर फेंका जाए तो कोई ख़ास नुकसान ना हो, लेकिन ऐसा ही फेंक दिया जाता है, जिससे क्या होता है पूरा का पूरा लैंड डैमेज हो जाता है। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब इसको रोकने का तरीका क्या है, जस्ट उल्टा, पेड़ पौधा आप काट रहे हैं, पेड़ पौधा लगाइए। माइनिंग एक्टिविटीज़ को थोड़ा तरीके से कीजिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर आप कर रहे, जब फेंक रहे हैं तो इसको ट्रीटमेंट करने के बाद डिस्पोज कीजिए। अगर आप ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं तो ग्रेजिंग को कंट्रोल करिए। साथ साथ में अगर आप इरिगेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो इरिगेशन को भी कंट्रोल कीजिए। उम्मीद है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है मैंने 10 मिनट में जो आपको समझाया है बहुत आसानी से माथे में भेजे में घुस गया होगा।
तो थैंक यू वेरी मच। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कि इसका लास्ट टॉपिक होगा, सॉइल रिसोर्सेज के बारे में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।